नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 14 जुलाई 2026 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम आज डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन डायनामिक्स से संबंधित। इलोन मस्क कहते हैं पॉपुलेशन कोलैप्स जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से भी बड़ा इशू है। क्या वास्तव में ऐसा है? एक आर्टिकल आया था थोड़े समय पहले जिसने देखो इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में डरा दिया कि इंडिया की पॉपुलेशन जल्द ही कम हो जाएगी, मतलब बहुत ड्रास्टिकली कम होगी आगे जाके। तो देखेंगे क्या इशू है। दूसरा आर्टिकल, वियतनाम में एक बोट डूब गई जिसमें बहुत सारे भारतीय की डेथ हो गई क्योंकि बहुत सारे जो भारतीय थे वो कंपनी के ग्रुप टूर पे गए हुए थे वियतनाम घूमने, और उस बोट में, स्पीड बोट में भारतीय थे, लेकिन बोट डूबने की वजह से बहुत सारे भारतीयों की डेथ हो गई। तो इस प्रकार के बोट एक्सीडेंट्स, उनसे संबंधित ये आर्टिकल है। अब ऐसे आर्टिकल्स देखो एथिक्स में काफी यूज हो जाते हैं। एथिक्स की डायमेंशन भी है कि पायलट जो कैप्टन था वो भाग गया। अदरवाइज केस स्टडी भी आती है ना, तब फोल्डर पॉइंट्स के तौर पे इस प्रकार के आर्टिकल्स के पॉइंट यूज हो जाते हैं। फिर तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे रोड एक्सीडेंट्स के बारे में है। तीसरा आर्टिकल, पार्लियामेंट्री क्राइसिस ऑफ रोड सेफ्टी। तो इसमें एक अच्छा सजेशन दिया गया है, आप ये QR कोड स्कैन करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए PDF डाउनलोड करने के लिए। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल पॉपुलेशन डायनामिक्स से संबंधित है। आप अपना सिलेबस में GS पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो शुरुआत में ना आपको एक बैकग्राउंड देता हूं। आज से 300 साल पहले ना थॉमस माल्थुस नाम के एक रिसर्चर थे और उन्होंने ना एक बहुत बड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने एक बात बोली थी कि भाई वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है ना, आबादी है, वो ज्योमेट्रिकली बढ़ती है। ज्योमेट्रिकली मतलब 2 से दुगनी 4, 4 से दुगनी 8, 8 से दुगनी 16। पॉपुलेशन इस प्रकार से जीपी के हिसाब से बढ़ती है। जीपी आप पढ़ते हो ना मैथ में, ज्योमेट्रिकली प्रोग्रेशन। लेकिन देखो थॉमस माल्थुस ने यह भी बोला जो खाने की सप्लाई है ना वो ज्योमेट्रिकली नहीं बढ़ती, वो अर्थमेटिकली बढ़ती है। खाना एक एक करके इंक्रीज होगा। आज 1 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है तो एक और ऐड हो जाएगा 2, प्लस में एक और ऐड हो जाएगा 3, प्लस में एक और ऐड हो जाएगा 4। तो एक ऐसा समय आएगा क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और खाने की सप्लाई उतना तेजी से नहीं बढ़ रही है, तो एक समय ऐसा आएगा खाने की बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी और फेमीन जो है वो आएगा ही आएगा। थॉमस माल्थुस ने तो ये भी बोल दिया कि देखो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ना महिलाओं को ब्रह्मचर्य अपनाना पड़ेगा। लेकिन माल्थुस की जो थ्योरी थी वो गलत साबित हुई, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज के समय में आप इलोन मस्क देखो, इलोन मस्क ये बोलते हैं कि पॉपुलेशन का कोलैप्स होना, आज के समय में जो पॉपुलेशन है वो कोलैप्स हो रही है, कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो ये देखो क्लाइमेट चेंज से भी बड़ा खतरा है, ग्लोबल वार्मिंग से भी बड़ा खतरा है। तो सोच के देखो कितना बड़ा 360 शिफ्ट है। पहले थॉमस माल्थुस 300 साल पहले कह रहे थे कि भाई पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, ऐसा ही चलता रहा तो अकाल आएगा, लोगों को खाना नहीं मिलेगा। लेकिन 300 साल बाद इलोन मस्क जो है वो कह रहे हैं कि बच्चे ना पैदा करना ये बड़ी समस्या है। समझ गए? इलोन मस्क जानते हो क्यों बोलते हैं ऐसा? इलोन मस्क कहते हैं कि भाई कम बच्चे होंगे तो इनोवेशन नहीं आएगी, इनोवेशन नहीं आएगी तो सिविलाइजेशन जो है वो स्टैग्नेट कर जाएगी, ग्रो नहीं कर पाएगी। और वो कंटेक्स्ट देते हैं कि खास करके डेवलप कंट्रीज में, जैसे इटली में, जापान में, टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा कम है। अब बताओ किसकी थ्योरी सही है, माल्थुस की या इलोन मस्क की? देखो माल्थुस की थ्योरी तो सही नहीं है। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने देखा कि टेक्नोलॉजी की सहायता से फूड का प्रोडक्शन कितना मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर सकता है, तो टेक्नोलॉजी ने हमें बचा लिया। माल्थुस की थ्योरी गलत साबित हुई। इलोन मस्क का जो प्रेडिक्शन है वो देखो प्रीमेच्योर है। देखो टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी एक वुमन अपने लाइफ काल में कितने बच्चों को जन्म देती है एवरेज के तौर पे, ये सभी जगह पे सेम नहीं है। अलग अलग जगहों पे टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो अलग अलग है। अब देखो ये तो एक बैकग्राउंड मैंने आपको दिया। हाल ही में ना इंडिया के कंटेक्स्ट में भी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें यह बोला गया कि इंडिया जो है वो डीपॉपुलेशन के वर्ज पे है।
लेकिन देखो क्या ये सच है? नहीं, दो अलग अलग स्टडीज हैं। एक तरफ यूएन मीडियम वेरिएंट प्रोजेक्शन है। अब देखो ये प्रोजेक्शन ये बोलता है कि इंडिया की जो आबादी है ना, 21वीं सेंचुरी के एंड तक 1.7 बिलियन हो जाएगी। पीक पे होगी उस समय इंडिया की पॉपुलेशन 21वीं सेंचुरी के अंत तक। अभी क्या चल रहा है? 2026 चल रहा है। लेकिन उसके बाद फिर इंडिया की पॉपुलेशन कम होना स्टार्ट होगी। पॉपुलेशन कम होके आ जाएगी 1.4 बिलियन तक। लेकिन देखो ये देखो नॉर्मल सेफ कर्व है कि पॉपुलेशन पीक पे जाएगी, 1.7 बिलियन होगी और फिर कम होके 1.4 बिलियन पे स्टेबलाइज होगी। लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स सियाटल, इन्होंने डरा दिया। इन्होंने ये बोला कि पॉपुलेशन जो है जल्द ही इंडिया की वो 1 बिलियन के नीचे चली जाएगी। तो मतलब ये थोड़ा ड्रामेटिक एस्टिमेट है, समझ रहे हो? तो IHME का एजम्पशन है कि जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी, औरतें बच्चे पैदा करना थोड़ा कम कर देंगी, बंद कर देंगी। लेकिन देखो ग्राउंड रियलिटी जो है वो इसके विपरीत है। 2015-16 से लेके 2019-21 के बीच का डेटा ये दिखाता है कि जिन महिलाओं ने 12 साल से ज्यादा पढ़ाई की है, उनका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.7 पे स्टेबलाइज हो गया है। जिन्होंने 12 साल की पढ़ाई की है, उन औरतों का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 1.7 पे स्टेबल हो गया है। मतलब एजुकेटेड और लेस एजुकेटेड महिलाओं के बीच का जो गैप है वो अब कम हो रहा है। इसलिए देखो ये IHME के डेटा पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अब एक नेक्स्ट इशू पे आते हैं, एजिंग पॉपुलेशन। पॉपुलेशन फंड ऑफ इंडिया का ये डेटा है। अब ये डेटा कहता है कि 2021 में इंडिया में ना 60 प्लस एज के ना 11% लोग थे। लेकिन 2051 आते आते हमारे देश में 60 प्लस के कितने लोग होंगे? 28%। तो क्या हमारे पास काम करने वाले लोग कम पड़ जाएंगे? इसका आंसर है नो। क्योंकि देखो वर्किंग एज पॉपुलेशन सिर्फ थोड़ी सी घटेगी। वर्किंग एज पॉपुलेशन मान लो 2021 में 66% है, तो 2051 में 64% होगी। और इसको हैंडल करना बहुत आसान है। AI की सहायता से जो वर्किंग पॉपुलेशन कम हुई है उसे एड्रेस किया जा सकता है। इसके अलावा आज महिलाओं का जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है बहुत कम है, उनका लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जा सकता है। तो इन दोनों चीजों की सहायता से जो वर्किंग एज पॉपुलेशन 66% से घट के 64% होगी, इस चीज को आसानी से टैकल किया जा सकता है। फिर इसके बाद एक केस स्टडी दी जाती है नॉर्थ वर्सेस साउथ की। देखो आप एक चीज देखो, तमिलनाडु का 1971 में देश की टोटल पॉपुलेशन में शेयर कितना था? 7.5%। 2011 में उनका देश की टोटल पॉपुलेशन में शेयर घट के कितना हो गया है? 6%। लेकिन 1971 में या 1990 का डेटा है, 1990 में तमिलनाडु का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना था? 7.1%, जो 2023-24 में बढ़ के हो गया है 8.9%। तो तमिलनाडु ने अच्छा काम किया, जीडीपी में अपना शेयर इंक्रीज किया, पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया। लेकिन देखो जो चीज हम बार बार डिस्कस करते हैं, इस चीज से ना तमिलनाडु को नुकसान नहीं होना चाहिए, उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं घटनी चाहिए, समझ गए? 2024 के बाद में जो फ्रेश सेंसस कंडक्ट होगा और उसके बाद में डीलिमिटेशन होगा, तो उस डीलिमिटेशन की वजह से तमिलनाडु का शेयर सीट्स में घटना नहीं चाहिए। तो इसलिए जो ज्योग्राफिकल माइनॉरिटीज हैं उनका देखो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करना जरूरी है। फिर अब देखो एक बड़ी बात जो बार बार बोली जाती है कि जो जल्द ही मुस्लिम्स की संख्या है इंडिया में वो हिंदुओं से बढ़ जाएगी। अब इस चीज को भी एड्रेस करते हैं राइटर, हालांकि ये बहुत ज्यादा पॉलिटिकल और कंट्रोवर्शियल चीज है, यूपीएससी इसके बारे में पूछेगी, बहुत ना के बराबर संभावना है, लेकिन डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल तो कंटेक्स्ट मतलब कंटेक्स्ट के साथ ये पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो हिंदुओं में टोटल फर्टिलिटी रेट 2005 में थी 2.6, 2021 में घट के हो गई 1.9। मुस्लिम्स में टोटल फर्टिलिटी रेट 2005 में थी 3.3, 2021 में घट के हो गई 2.6। क्रिश्चियन में पहले थी 2.3, अब घट के 1.8। नेशनल एवरेज 2005 में था 2.9, अब घट के 2.0। टोटल फर्टिलिटी रेट समझते हो ना, एक
महिला के द्वारा अपने जीवन काल में एवरेज कितने बच्चों को जन्म दिया जाता है? तो राइटर का पॉइंट ये है कि 50 सालों तक ऐसा ही चलता रहा ना, मतलब करंट ट्रेंड अगर 50 सालों तक कंटिन्यू रहा, तो भी मुस्लिम की जो पॉपुलेशन है इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 19% तक पहुंचेगी। उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी हिंदुओं की पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में कम हो रही है। खैर देखो, ये बहुत पॉलिटिकल सा कंट्रोवर्शियल सा पॉइंट है, हमारे काम का है नहीं। ग्लोबल नैरेटिव क्या कहता है? ग्लोबल नैरेटिव देखो ये कहता है कि कॉन्ट्रासेप्शंस यानी कंडोम इत्यादि का यूज जो होता है आज के समय में उसको बंद करो, एबॉर्शन को क्रिमिनलाइज करो, इससे आप पॉपुलेशन को इंक्रीज कर सकते हो। राइटर कहते हैं नो, आप जापान की केस स्टडी से सीखो। जापान देखो पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश में फेल क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो वहां का जो वर्क कल्चर है और जो जेंडर के रोल्स हैं बहुत ज्यादा रिजिड हैं, इनफ्लेक्सिबल हैं। इस वजह से 30% जो जापानीज वुमेन है ना, वो 30 की एज तक शादी नहीं करती। लेकिन इंडिया का सिस्टम अलग है। इंडिया में फैमिली अभी भी कोर इंस्टीट्यूशन है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा कहता है कि 97% जो इंडियन वुमेन है वो 30 की एज तक शादी कर लेती हैं। लेकिन आप पूछोगे फिर बच्चे क्यों कम पैदा हो रहे हैं इंडिया में? तो राइटर कहते हैं देखो इंडिया में बच्चे पेरेंट्स जानबूझ के कम पैदा कर रहे हैं। उसका एक कारण है कि बच्चे कम पैदा करो और जितना पैसा है उन पे इन्वेस्ट करो कम बच्चों पे, यानी पर चाइल्ड जो वो पेरेंट्स जो हैं वो ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई पे ज्यादा खर्च करना चाहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन पे ज्यादा खर्च करना चाहते हैं। पेरेंट्स को ये लगता है कि ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि सबको क्वालिटी लिविंग स्टैंडर्ड हम प्रोवाइड कर सकें। तो सॉल्यूशन देखो ये है, हमें महिलाओं की बॉडी पे कंट्रोल नहीं चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा गलत अप्रोच है। या फिर चाइल्ड बोनस भी नहीं चाहिए कि ज्यादा बच्चे पैदा करने पे इंसेंटिव। हमें एजुकेशन की कॉस्ट कम करनी है, हमें क्वालिटी एजुकेशन देनी है, हमें भाषणबाजी से बचना होगा, रूट जो काजेज है ना उन पे ध्यान देना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हो। डेमोग्राफिक डिविडेंड, आगे अब हो रहा है डेमोग्राफिक एजिंग, डिलिमिटेशन डायलेमा, ये सब चीजें। ये जीएस पेपर वन में 2019 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। अब ये पोटेंशियल क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको अटेम्प्ट करना है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, वियतनाम बोट एक्सीडेंट से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट देखो ये है, हमारे देश के ना बहुत सारे लोग ग्रुप टूर मतलब जैसे कई बार नहीं होता कंपनी ने अपने बहुत सारे एम्प्लॉइज को वियतनाम के टूर पे भेज दिया या फिर किसी दूसरे देश के टूर पे भेज दिया, तो ये ग्रुप टूर होता है। तो एक कंपनी ने ना कॉर्पोरेट इंसेंटिव के तौर पे 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज को ना वियतनाम के एक आइलैंड पर भेजा घूमने के लिए। तो वहां पे वो सारे स्पीड बोट पे बैठे थे, लेकिन देखो बहुत तेजी से हवा आई, स्ट्रॉन्ग विंड्स आई और जो समुद्र का पानी है बहुत ज्यादा उथल पुथल हो गया। और जो स्पीड बोट थी उसने देखो एक तेजी से शार्प टर्न लिया। शार्प टर्न मतलब तेजी से घूम गई वो बोट। अब घूम गई तो 100 लोग बैठे थे, जैसे ही तेजी से बोट घूमी ना 100 के 100 लोग जो थे वो एक साइड आ गए। समझ रहे हो? बोट मान लो एकदम से घूम जाए ना तो 100 के 100 लोग उस जिस साइड घूमी है उस साइड आ जाएंगे, बैलेंस बिगड़ गया ना। तो जब देखो 100 के 100 लोग एक साइड आ गए तो भाई वेट जो था 100 लोगों का वो बोट में एक ही तरफ शिफ्ट हो गया, बोट पलट गई पूरी तरह से, एकदम फ्लिप्ड अपसाइड डाउन हो गया। इसे बोलते हैं टर्न टर्टल, एकदम से बोट पूरी तरह से उल्टी हो जाना। और देखो सबसे दुखद बात, जब बोट पूरी तरह से पलट गई ना तो भाई जो कैप्टन और गाइड थे ना, फ्रंट गेट ओपन था, तो जो कैप्टन और गाइड थे ना सबसे पहले भाग गए बोट को छोड़ के। सोच के देखो कितना बड़ा एथिकल फेलियर है। जब भी बोट या इस प्रकार का कोई हादसा होता है तो जो कैप्टन है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई आप रुको, जो लोग फंसे हुए हैं
उनको बाहर निकालने में मदद करो, क्योंकि कैप्टन को ही तो रास्ता वगैरह पता होता है, कैप्टन को तो पता होता है बोट का कौन सा रास्ता कहां से निकलता है। लेकिन कैप्टन भाग गए और जिस वजह से ना कैजुअलिटीज जो हैं वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई, मतलब और ज्यादा डेथ्स हो गई। राइटर कहते हैं देखो आमतौर पे ये जो स्पीड बोट्स है ना भाई, स्पीड बोट्स हमेशा ये रिस्की होती हैं। इसके अलावा जो फेरी होती हैं, फेरी थोड़ी बड़ी होती हैं, मतलब जहाज से छोटी लेकिन स्पीड बोट से बड़ी होती हैं। जो फेरी वगैरह होती हैं वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। स्पीड बोट में क्या होता है, एकदम से शार्प टर्न लेती हैं, तेजी से घूमती हैं। तो सीट बेल्ट अगर नहीं लगाई है पैसेंजर्स ने तो हमेशा डर रहता है कि वेट जो है वो एक तरफ शिफ्ट ना हो जाए और बोट का बैलेंस ना बिगड़ जाए। ये जो डर है ना हमेशा रहता है। और ऐसा नहीं है कि स्पीड बोट के साथ में ये पहला हादसा है, इसके इसके अलावा भी वर्ल्ड में देखो स्पीड बोट के साथ में सेम हादसे हुए हैं। अब लेकिन देखो आपको पता है ये जो वियतनाम है, थाईलैंड है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। यहां पे टूरिस्ट तो बहुत तेजी से आ रहे हैं लेकिन टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना तेजी से ग्रो नहीं हुआ है। घूमने के लिए अच्छे हैं ये देश, बट देखो टूरिस्ट की सेफ्टी पे जितना ध्यान दिया जाना चाहिए उतना नहीं दिया जाता। अब आप भारतीय देखिए, 3 करोड़ इंडियन जो हैं वो हर साल बाहर दूसरे देशों में घूमने के लिए जाते हैं। और ये जो वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश है ना, ये सस्ते देश हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पे जाने के लिए वीजा भी आसानी से मिल जाता है और रिलेटिवली ये देश सस्ते भी हैं। तो इस वजह से ट्रेंड देखो ये है, ना सिर्फ दिल्ली मुंबई बेंगलुरु से बल्कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज से भी ना, टियर 2 और टियर 3 सिटीज से भी बहुत सारे लोग जो हैं भारत से थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश घूमने के लिए जा रहे हैं। तो ये ट्रेंड है जिसकी बात राइटर करते हैं। यूरोप महंगा पड़ता है, यूरोप महंगा पड़ता है इसलिए वहां हर कोई जा नहीं पाता। लेकिन ये जो वियतनाम थाईलैंड है ये सस्ते पड़ते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, इवन गोवा से सस्ता है थाईलैंड। इवन इंडोनेशिया भी गोवा से बहुत सस्ता है। गोवा में 5 स्टार होटल आपको मिलेगा 20-25 हजार में, लेकिन इंडोनेशिया में 5 स्टार होटल 5 हजार में मिल जाएगा। इतने सस्ते हैं ये कंट्रीज। और वीजा ऑन अराइवल, ई वीजा आसानी से मिल जाता है। तो इसी वजह से दिक्कत है। राइटर इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं रेगुलेटरी आर्बिट्रेज। रेगुलेटरी आर्बिट्रेज मतलब रूल्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनको इन्फोर्स नहीं किया जाता। जैसे इसी हादसे की बात कर लीजिए, स्पीड बोट में पैसेंजर्स थे लेकिन अब वहां पे ना लाइफ जैकेट्स रखी थी, लेकिन लाइफ जैकेट्स पहननी चाहिए थी पैसेंजर्स को, लेकिन किसी ने नहीं बोला कि भाई लाइफ जैकेट्स जो हैं वो पहन लो। वही चलता है एटीट्यूड। तो टूरिस्ट ने पहनी नहीं, ऑपरेटर ने फोर्स नहीं किया पहनने के लिए। अगर सबने लाइफ जैकेट पहनी होती तो इतने सारे लोगों की जान नहीं जाती। फिर सीट बेल्ट्स कंप्लीटली एब्सेंट। अब स्पीड बोट्स जो हैं वो बहुत तेज स्पीड से चलती हैं, तो इसलिए एक इंटरनेशनल नॉर्म है कि स्पीड बोट में भाई पैसेंजर्स जो हैं अपनी अपनी सीट पे बैठेंगे, सीट बेल्ट लगा के बैठेंगे। लेकिन पैसेंजर्स इधर उधर घूम रहे थे और जैसे ही एक शार्प टर्न आया, तेजी से बोट घूमी, तो सारे जो पैसेंजर्स हैं वो एक ही साइड झूम गए और फिर वेट एक साइड शिफ्ट हो गया और बोट पूरी तरह से पलट गई। फिर इवन वेदर मॉनिटरिंग का देखिए, स्पीड बोट को जाने से पहले वेदर को देखना चाहिए था कि भाई वेदर खराब है तो नहीं जाओ, लेकिन नहीं, वेदर की जो मॉनिटरिंग है उसे भी इग्नोर किया गया पैसों के चलते। तो ये सब क्या है, ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से हादसा हुआ। अब आप इनको ना केस स्टडी में यूज कर सकते हो। ऐसी मान लो यूपीएससी केस स्टडी पूछ लेती है एथिक्स में, तो फिर ऐसे आर्टिकल्स के जो पॉइंट्स हैं वो काम आ जाते हैं। राइटर बताते हैं इस जैसे और हादसे, जैसे 2009 में थेकड़ी में हादसा हुआ, 45 लोगों की डेथ हुई। टूरिस्ट जो है वो एक साइड शिफ्ट हो गए थे। उस समय वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए शिफ्ट हुए थे लेकिन बोट डूब गई। साउथ कोरिया के सियोल में फेरी हादसा हुआ था 2014 में। उस समय भी कैप्टन पहले भाग गए थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स की डेथ हो गई थी। सेम एथिकल फेलियर इस बोट एक्सीडेंट में भी देखने को मिला। कैप्टन भाग गए और बहुत सारे लोगों की जान गई। तो साउथ कोरिया में जब कैप्टन भागे तो भाई उनके खिलाफ मुकदमा चला, उनको सजा दी गई। तो ये कंसेप्ट है द कैप्टन हु फ्लेड।
ये क्या है? ये डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी है, ड्यूटी में कोताही है। कायदे से देखो, कैप्टन को रुकना चाहिए, उनको अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, सबको बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि बोट को सबसे ज्यादा कैप्टन से ज्यादा कौन जानता है। लेकिन सियोल में जब भाग गए कैप्टन, 304 स्टूडेंट्स की डेथ हुई थी, तो कैप्टन जो थे ली जून सियोक, उनके खिलाफ मुकदमा चला कि भाई तुम्हारी वजह से जान गई है, तो उनके खिलाफ प्रॉपर मुकदमा चला था। तो वियतनाम के बोट एक्सीडेंट में भी यही होना चाहिए। देखो, किसी भी थ्योरी से आप देख लो, कैप्टन ने जो किया वो गलत है। 3 तरह की थ्योरी होती है। एक होता है कंसिक्वेंशलिस्ट व्यू। कंसिक्वेंशलिस्ट जो लोग होते हैं ना, वो आउटकम देखते हैं कि एक्शन मत देखो, आउटकम देखो। लेकिन इसमें आउटकम क्या हुई? लोग मारे गए ना, लोग मारे गए। कैप्टन के भागने से ज्यादा लोग मारे गए, तो गलत है कैप्टन का भागना। फिर नेक्स्ट है डियोंटोलॉजिकल व्यू। डियोंटोलॉजिकल व्यू में क्या होता है? आपका एक्शन देखा जाता है, आउटकम नहीं देखी जाती। कंसिक्वेंशलिस्ट में क्या देखा जाता है? एंड देखा जाता है, मीन नहीं देखा जाता। मतलब एक्शन क्या लिया वो नहीं देखा जाता, रिजल्ट क्या हुआ वो देखा जाता है। और डियोंटोलॉजिकल में मीन देखा जाता है, जो आपका एक्शन है वो सही है गलत वो देखा जाता है, ना कि एंड। जैसे गांधी जी बोलते थे, अगर बबूल के पेड़ बोए हैं तो गुलाब के फूल कहां से उगेंगे। यानी उन्होंने चोरा चोरी के बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को छोड़ दिया था। उन्होंने बोला था कि भाई तरीका ही गलत है तो अच्छा रिजल्ट कैसे सामने आएगा। तो इस केस में कैप्टन ने जो किया गलत किया, क्योंकि उनका एक्शन ही खराब था, वो छोड़ के भाग गए। तो इस पर्सपेक्टिव से भी कैप्टन का जो एक्शन था वो गलत था। फिर वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स में क्या देखा जाता है? इंसान का करेक्टर देखा जाता है, ना रिजल्ट देखा जाता है, ना ही एक्शन देखा जाता है। यह देखा जाता है कि जो इंसान एक्शन कर रहा है उस इंसान का करेक्टर कैसा है। तो भाई ये जो इंसान था कैप्टन, उसने करेज शो नहीं किया, करेजियस नहीं था, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने लेनी चाहिए थी क्राइसिस में, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, तो करेक्टर भी उसका खराब था। तो तीनों पर्सपेक्टिव से जो कैप्टन ने किया वो गलत था। लास्ट में राइटर देखो ये बोलते हैं कि इंडिया को ना पॉपुलर डेस्टिनेशन कंट्रीज जैसे थाईलैंड, वियतनाम, इनके साथ में टूरिज्म की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए ना एग्रीमेंट साइन करने चाहिए। और टूरिज्म एक्टिविटीज में जब ये स्पीड बोट वगैरह डिपार्ट होती हैं, तो भाई पैसेंजर्स को पहले ब्रीफिंग होनी चाहिए, और ये मैंडेटरी होना चाहिए। लाइफ जैकेट पहनना, सीट बेल्ट लगा के रखना, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। फिर इंडियन एम्बेसी के लिए भी प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, वो ऐसे हादसों में जल्दी से रिस्पोंड कर सकें, तो उनके लिए भी प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। ये कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। ये आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपको अटेम्प्ट करना है। चलते हैं आगे। वैसे देखो, आगे बढ़े उससे पहले एक चीज आपको बताऊं, आज के समय में ना इमेजेस की सहायता से भी समझना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। जैसे अभी मैंने आपको ये बताया था, कंसिक्वेंशलिस्ट व्यू, डियोंटोलॉजिकल व्यू, वर्च्यू एथिक्स, ये आपको बताया था ना। तो देखो आज के समय में जैसे जेमिनाई है, गूगल जेमिनाई है, अब सेम चीज मैंने डाल दी यहां पे, जो आपको पढ़ाई थी ना वो चीज यहां पे डाल दी, और ये बोल दिया इन तीनों को इमेज बनाकर समझाओ। तो गूगल जेमिनाई ने ये इमेज बना के दी। ये तो डिस्कशन करते वक्त मैंने जल्दबाजी में आपको बना के दिखा दिया। अदरवाइज बहुत बढ़िया बढ़िया इमेज बनवाई जा सकती हैं किसी भी कंसेप्ट को समझाने के लिए। आप भी ट्राई करिएगा, कोई चीज आपको ना समझ में आए तो जेमिनाई को बोलिएगा कि ये जो कंसेप्ट है मुझे एक इमेज बना के समझाओ। नीचे से आप ये जो इमेज वाला टैब है वो यूज कर सकते हो, और फिर गूगल जेमिनाई आपको एक इमेज बना के समझाएगा। तो भाई टेक्नोलॉजी है, आप उसे यूज करो यार। आज के समय में देखो, टीचर को तो टेक्नोलॉजी रिप्लेस नहीं करेगी, क्योंकि इनको एग्जाम के बारे में एक लेवल से ज्यादा नहीं पता। एग्जाम के बारे में तो देखो टीचर को पता होता है, टीचर में इमोशंस होते हैं, ये टेक्नोलॉजी इमोशंस वाली नहीं होती। लेकिन फिर भी देखो, किसी भी चीज को समझना, कंसेप्ट को समझना अब पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा आसान हो गया है। जेमिनाई जैसी चीजें आप यूज करते हो इनकी सहायता से, तो आप इनको भरपूर यूज करो अपनी तैयारी को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप दूसरों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, खराब परफॉर्म कर रहे हो, वो मैटर करता है।
यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है कि जिसके भी 33% मार्क्स आएंगे वो पास हो जाएगा। अल्टीमेटली देखो, सिलेक्शन तो लिमिटेड लोगों का होना है, तो आपको दूसरों से बढ़िया परफॉर्म करना पड़ेगा। तो बस यही थोड़ी अवेयरनेस मैं आपको देना चाहता था। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ऑफ रोड सेफ्टी इन इंडिया से संबंधित है। आप ना सिलेबस में इसे जीएस पेपर सेकंड से जोड़ सकते हो, रिलेट कर सकते हो। देखो, हर 3 मिनट में ना इंडिया में एक डेथ होती है रोड एक्सीडेंट की वजह से, और ये जो डेथ है ना, इसे रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन भाई, ये डेथ का जो सिलसिला है, रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जो डेथ होती है, इनका सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा है? देखो, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हमारे डेटा में है। 2024 में ना 2 ऑफिशियल बॉडीज ने डेथ काउंट की, लेकिन उनके 3 बिल्कुल अलग अलग नंबर्स आए। जैसे आप ये डेटा देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का डेटा है। 2024 में कितने लोगों की डेथ हुई? 1,77,000। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है, एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड रिपोर्ट्स। कितने लोगों की डेथ हुई? 1,75,000। इसके बाद देखो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो क्राइम, इनके अनुसार रोड एक्सीडेंट्स की वजह से कितने लोगों की डेथ हुई? 1,81,000। तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ही 2 अलग अलग डेटा है, उसमें 6,000 डेथ्स का डिफरेंस है। ये 6,000 जीती जागती जिंदगियां हैं। सोच के देखो, एक डेथ होती है भाई, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, और असर जो है गरीब परिवारों पे तो बहुत ज्यादा पड़ता है। मान लो अकेले कमाने वाला पर्सन है गरीब परिवार में, उसकी डेथ हो गई, ब्रेड विनर की डेथ हो गई, तो परिवार का क्या होगा? तो देखो, ये नेशनल क्राइसिस है, और इस नेशनल क्राइसिस में ना सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। एक केस का नाम है एस राजासीकरन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2014 का केस है, लैंडमार्क केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ना साफ साफ बोल दिया, ये जो रोड एक्सीडेंट्स की डेथ है ना, ये रैंडम मिसफॉर्च्यून नहीं है कि हाँ भाई लक खराब था इस वजह से जान चली गई। हर क्रैश के पीछे ना एक ह्यूमन फेलियर होता है। तो कोर्ट ने यहां पे ना 4E का कंसेप्ट दिया था। पहला ई इंजीनियरिंग, दूसरा इन्फोर्समेंट, तीसरा एजुकेशन, चौथा इमरजेंसी केयर। इंजीनियरिंग मतलब, मान लो सड़क की बनावट खराब है, हाईवे पे एक्सेस पॉइंट गलत है जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। इन्फोर्समेंट, कानून स्ट्रिक्ट नहीं है, लोग सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं या फिर ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, रोकने वाला कोई नहीं है, ये तो इन्फोर्समेंट की दिक्कत है। फिर एजुकेशन, लोगों में सेफ्टी को लेकर जागरूकता ही नहीं है, तो ये भी सरकार की कमी है कि लोगों में सेफ्टी के प्रति जागरूकता नहीं है। नेक्स्ट, इमरजेंसी केयर, एक्सीडेंट के बाद में तुरंत इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो ये भी सरकार की फेलियर है। इसके बाद राइटर ना आर्टिकल 21 से इस इशू को लिंक करते हैं कि पहले क्या होता था। देखो, यूं बोल देते थे, आज भी बोल देते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, किस्मत खराब थी उसकी, किस्मत में यही लिखा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला था भाई ऐसा नहीं है, ये जो डेथ्स हैं इनको प्रिवेंट किया जा सकता है। ये राइट टू सेफ्टी जो है, ये एक इंसान का फंडामेंटल राइट होना चाहिए। तो अब देखो, इस इशू पे ना फर्दर एक्शन लेने की आवश्यकता है। स्टेट की ड्यूटी है कि जनता को सेफ ट्रेवल प्रोवाइड किया जाए। ये राइट टू लाइफ के अंदर में पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है, सरकार का ऑब्लिगेशन है कि भाई जनता को सेफ ट्रेवल का राइट प्रोवाइड किया जाए। अब अगर मान लो ऐसा सिस्टम जिसमें हाईवेज खराब हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, उसको हम सहन करते हैं, तो मतलब ये तो संविधान की फेलियर है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है। अब आप ना जुरिडिक्शनल फ्रेगमेंटेशन देखिए, संविधान का 7वां शेड्यूल है जो स्टेट और सेंटर के बीच में पावर डिवाइड करता है। अब नेशनल हाईवेज यूनियन लिस्ट में आते हैं, स्टेट रोड्स, पुलिस, पब्लिक हेल्थ ये स्टेट लिस्ट में आते हैं, मोटर व्हीकल्स कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। अब एक एक्सीडेंट होता है तो भाई वो 7 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल एंट्रीज से लिंक होता है। रिजल्ट किसी एक की जवाबदेही फिक्स करना संभव नहीं हो पाता कि हाँ भाई सेंटर की गलती है या फिर स्टेट की गलती है, पता ही नहीं लगता। तो ये बहुत बड़ी फेलियर है। सारा देखो एक ही डोमेन में आना चाहिए ना। तो राइटर यहां पे बोलते हैं कि इस चीज को एड्रेस करने के लिए ना आप जीएसटी काउंसिल मॉडल अपना लो। जैसे देखो, पहले अलग अलग टैक्स कोई सेंटर इकट्ठा करता था, इनडायरेक्ट टैक्स कोई स्टेट इकट्ठा करता था, लेकिन जीएसटी के आने से क्या हुआ,
जीएसटी काउंसिल टैक्स इकट्ठा करती है, इनडायरेक्ट टैक्स, और बाद में उसे डिवाइड कर लिया जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में। तो जैसे जीएसटी काउंसिल बनी थी वैसे ही एक रोड सेफ्टी कोऑर्डिनेशन काउंसिल बना दो ना, और इस काउंसिल में दोनों होने चाहिए, सेंटर और स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, और ये काउंसिल जो है वो देश भर के स्टैंडर्ड सेट करे। रोड का डिजाइन हो गया, व्हीकल की फिटनेस हो गई, इमरजेंसी केयर हो गया, सबके रूल्स ये काउंसिल बना सकती है, रोड सेफ्टी काउंसिल, रोड सेफ्टी कोऑर्डिनेशन काउंसिल। तो इस काउंसिल का प्रोविजन आप कर दो संविधान में, तो भाई फिर देखो एक्सीडेंट रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, 100% रुकेंगे। हमें 7वें शेड्यूल को ना अमेंड करना होगा। अभी रोड एक्सीडेंट्स के लिए जवाबदेही बहुत ज्यादा फ्रेगमेंटेड है। इसके अलावा देखो इवन ग्रास रूट लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी बनाई जा सकती है, जिसके पास में स्टैट्यूटरी पावर हो चीजें ठीक करने की। और इस कमेटी की बात ना मानी जाए तो नॉन कंप्लायंस के लिए पनिशमेंट का प्रोविजन भी होना चाहिए। तो भाई सीरियसनेस से काम चलेगा, हर चीज के लिए कोर्ट बीच में नहीं आ सकती, आपको लेजिस्लेटिव एक्शन से चीजें ठीक करनी पड़ेगी। और कैसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं रोड सेफ्टी कोऑर्डिनेशन काउंसिल बना के। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया प्रिवेंटेबल डेथ से संबंधित। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।